सुप्रभात विद्यार्थियों। मैं अमित कुमार सिंघल, टीजीटी हिंदी, केंद्रीय विद्यालय दिरांग। आज हम कक्षा 8 में व्याकरण का बिंदु वर्ण विचार पढ़ेंगे। तो वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण क्या होते हैं, वर्णों की पहचान, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं और क्या इनकी परिभाषा है। तो चलिए हम देखते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। जो भाषा होती है उसकी सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण है। भाषा में वर्ण शब्द का प्रयोग ध्वनियों और ध्वनि चिन्हों दोनों के लिए होता है। देखिए, हमारे मुंह से जो शब्द निकलता है, जैसे आ निकला, आ, तो इसका ये ध्वनि चिन्ह हो गया, ये आ। तो ध्वनि को और ध्वनि चिन्हों दोनों के लिए वर्ण शब्द का प्रयोग किया गया है। वर्ण ध्वनियों के उच्चरित और लिखित दोनों रूपों के प्रतीक हैं। हम आ भी बोल सकते हैं और इसको लिख भी सकते हैं। तो ये क्या हो गए? वर्ण हो गए। मुंह से बोलना भी और लिखित, ये लिखित रूप हैं। तो ये दोनों क्या हो गए? वर्ण के प्रतीक हो गए। वर्ण को अक्षर भी कहते हैं। अब जैसे ये अक्षर भी हैं, ये अक्षर हैं, ये सारे वर्णों को क्या कहते हैं? अक्षर भी कहते हैं। और वर्णों के समूह है, समूह, ये समूह है, ये समूह है। तो इसको क्या कहते हैं? वर्णमाला। जैसे एक माला में एक फूल, माला में फूल से फूलों की बनती है माला, कई फूलों से बनती है, फूल फूल बनकर। तो ये भी वर्ण वर्ण मिलकर क्या हो जाता है? वर्णमाला हो जाती है। ठीक है। तो वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सके वर्ण कहते हैं। जैसे ए है, इसके टुकड़े नहीं होंगे। आ है तो ये ए प्लस ऐसे बना है। ई है, इसके भी टुकड़े नहीं हो सकते। तो वर्णों के टुकड़े और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते। अब जो मानक हिंदी वर्णमाला है, इसमें स्वर की मात्राएं हैं और फिर बाद में क्या है? व्यंजन है। अब स्वर क्या है? ए, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। अब देखिए विद्यार्थियों, हमें यहाँ ध्यान रखने की ज़रूरत ये है कि जैसे ये स्वर है वैसे ही हमें इनका उच्चारण करना है। जैसे ए, आ, ई, उ, ये जोर पड़ रहा है इन पे। ई, इनमें डबल समय लग रहा है, दुगना समय लग रहा है। री, ए, आई, ओ, औ। तो ए की कोई मात्रा, ये चिन्ह नहीं है। आ का ये चिन्ह है। ई का ये है, बड़ी ई की मात्रा ये है, छोटी ई की ये मात्रा है। जैसे कुमार लिखते हैं ऐसे, और ये बड़ी है, री की मात्रा है, ये ए की मात्रा है, ये डबल आई की मात्रा है, ये ओ की मात्रा है, ये औ की मात्रा है। तो हमें जब तक इनका मात्राओं का ज्ञान नहीं होगा तब तक हम अच्छी तरीके से पढ़ नहीं पाएंगे, अच्छी तरीके से हम लिख नहीं पाएंगे। तो वर्णों का ये महत्व है यहाँ। तो सबसे पढ़ाई की सबसे प्रथम सीढ़ी ये है। हमें, यानी आशा करते हैं कि सभी 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों को जो बात 6 क्लास में, 6वीं क्लास में पढ़नी चाहिए थी, कोई बात नहीं, हम पढ़ रहे हैं, लेकिन हमें ये चीज़ें सीखनी हैं। जैसे ए की कोई मात्रा नहीं, लेकिन आ की मात्रा ये है, ई की ये, बड़ी ई की ये, छोटे ई की ये, बड़ा ऊ की ये, री की ये, ए की ये तो ये दिमाग में हमारे को बैठा लेने हैं। ए की ये, आई की ये, ओ की ये, औ की ये। तो ये मात्राएं ऐसे हमारे दिमाग में बिठा लेने। अब अनुस्वार, ये तो अनुस्वार हो गया, ठीक है। जैसे पंचम, अंग, है ना। और विसर्ग क्या हो गया? ये विसर्ग, इसे कहते हैं विसर्ग। ये डबल टिम के आते हैं ना, उसे विसर्ग कहते हैं। अंग है, तो जो अंग पे तो ये अनुस्वार हो गया ये, और अह पे ये विसर्ग है। है की ध्वनि इसमें आती है। तो ये वर्णमाला है। अब ये तो स्वर हो गए ऊपर वाले, तो ये वाले ये स्वर हो गए। अब व्यंजन देखते हैं। कै, ख, ग, घ, ड, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, न, ड, ड, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, स है। अक्षत्रज्ञ वो संयुक्त व्यंजन है, इसलिए उनका जिक्र बाद में करेंगे। तो ये क, ख, ग, घ, ये क वर्ग के अंदर आ गए। च, छ, ज, झ, ये च वर्ग के अंतर आ गए। तो च वर्ग यानी क वर्ग में ये सारे अक्षर हैं, च वर्ग में ये सारे अक्षर हैं, ट वर्ग में ये सारे
वर्ण है। तय वर्ग में तय थ द ध न ये तय वर्ग हो गया। प फ ब भ म ये पै वर्ग हो गया। यह र ल व अंतस्थ हो गई और स है ये उष्मा हो गई। स है तो इसमें उष्मा से निकलती है। और ये क्या है, ये र ल व ये अंतस्थ अंदर से आते हैं। अब देखिए क वर्ग च वर्ग ट वर्ग ये पहले अक्षर है तो इनका ये वर्ग हो गया, ये समूह है, वर्ग यानी समूह है, ये हो गया। तो इनका पहला अक्षर हम ले लेते हैं। क वर्ग च वर्ग ट वर्ग त वर्ग प वर्ग च ट त प व, ऐसे इनके वर्ग हो गए। अब गृहीत, एक तो ज है, फ है और ओ है। ओ की मात्रा ये संयुक्त व्यंजन है। कैसे ऐसे बनाए, तैर से बनाए, जय से बनाए, सैर से बना है ये। तो ये संयुक्त व्यंजन है, ये दो अक्षरों से मिलकर बने हैं। अब स्वर क्या है, किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी रुकावट के, बिना किसी वर्ण की सहायता से होता है उन्हें स्वर कहते हैं। उच्चारण की दृष्टि से स्वर स्वतंत्र है, जबकि व्यंजनों को उच्चारण में स्वर सहायक होते हैं। उपयुक्त परिभाषा के अनुसार हिंदी में निम्नलिखित स्वर है। कौन कौन से स्वर किन्हें कहते हैं? ए आ ई उ ए ऐ ओ औ। ये क्या हो गए? स्वर हो गए। जैसे ये अभी हमने पढ़ा था, ये क्या हो गए? स्वर हो गए। और स्वरों की मात्राएं पढ़ी थी। री का उच्चारण री के रूप में होता है। री की मात्रा ये होती है, ये वाली, ये ऐसे भी होती है, अतः इसे स्वरों में गिना जाता है। री का प्रयोग केवल तत्सम शब्द संस्कृतों में होता है, जैसे ऋतु, ऋण, ऋषि। री की ध्वनि आ रही है ना, इसको क्या पढ़ेंगे? री के रूप में होता है। यहाँ हम क्या पढ़ रहे हैं? ऋतु, ऋतु, ऋण, ऋषि, री। तो ये उच्चारण आ रहा है। हिंदी वर्णमाला में अंग और अह के स्वरों के साथ लिखा जाता है, पर यह वास्तव में अ अनुस्वार और अह विसर्ग है। इन्हें स्वरों में गिन लिया जाता है। इन्हें किस में? वर्णमाला में अंग और अह को, अनुस्वार को और विसर्ग को किस में गिना जाता है? स्वरों में गिना जाता है। पर वास्तव में ये अयोगवाह है, स्वर के बाद ही इनका प्रयोग होता है। जैसे अंक, इंगित, प्रातः, नमः, प्राय। ओ आजकल अंग्रेजी प्रभाव के कारण आगत ध्वनि हिंदी वर्णमाला में अपना स्थान बना चुकी है। यह आ और ओ के बीच की ध्वनि है। ओ किसकी ध्वनि है? डॉक्टर बोलते हैं, तो ना तो ओ बोलते हैं और ना आ बोलते हैं, डॉक्टर। तो ये आ और ओ के बीच की ध्वनि है, जैसे बाल, डॉक्टर, हॉकी आदि। स्वरों के भेद कितने हैं? हमने ये स्वर ये पढ़े कि स्वरों के भेद कितने हैं? 2 भेद हैं। उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों के कितने भेद हैं? 2। एक तो ऋस्व स्वर, एक दीर्घ स्वर। अब ऋस्व स्वर कौन से होते हैं? ऋस्व स्वर जिन स्वरों को सबसे कम समय में उच्चारित किया जाता है उन्हें ऋस्व स्वर कहते हैं। जिन स्वरों को सबसे कम समय में उच्चारित किया जाता है, जैसे ए ई उ, ये कम समय में। अब इन्हीं के ये आ ई उ ये होते तो डबल समय लगता, और इनमें क्या लग रहा है? आधा समय लग रहा है। जिन स्वरों को सबसे कम समय एक मात्रा में उच्चारित किया जाता है उन्हें ऋस्व स्वर कहते हैं, यानी छोटे स्वर कहते हैं, लघु स्वर कहते हैं। ऋस्व स्वर री का प्रयोग केवल संस्कृत के तत्सम शब्दों में होता है, जैसे ऋषि, ऋतु, कृषि आदि। ऋस्व स्वरों को मूल स्वर भी कहते हैं। इन स्वरों को क्या कहते हैं? मूल स्वर। ए ई उ ये क्या है? मूल स्वर भी है। ऋस्व स्वरों को क्या कहते हैं? मूल स्वर भी कहते हैं। अब देखिए दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में ऋस्व स्वरों से अधिक, लगभग दुगना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर करते हैं। अभी तो हमने लघु पढ़े थे, जैसे ए पढ़ा था, ई पढ़ी थी, ऊ पढ़ी थी, लेकिन इनमें देखो आ ई उ ए ऐ ओ औ, इनमें इनसे ज़्यादा समय लग रहा है। ए ई उ री, इनसे ज़्यादा समय किस में लग रहा है? इनमें लग रहा है। आ ई उ ए ऐ ओ औ, इनमें ज़्यादा समय, दुगना समय लग रहा है। मूल स्वरों से ज़्यादा समय लग रहा है। ये स्वर ऋस्व स्वरों के दीर्घ रूप नहीं है, वरन स्वतंत्र ध्वनियाँ हैं। ये स्वर क्या है? ऋस्व स्वरों के दीर्घ रूप नहीं है, वरन स्वतंत्र ध्वनियाँ हैं। इन स्वरों में ए तथा ओ का उच्चारण संयुक्त रूप में भी है, जैसे
एक किससे बना है? ए प्लस ई, दो स्वरों का संयुक्त रूप है। यह उच्चारण तब होता है जब बाद में ये और वह आए, जैसे भैया भैया, कौवा कौवा। शेष स्थिति में ए और ओ का उच्चारण शुद्ध स्वर की भांति होता है, जैसे मेल, कैसा, औरत, कौन। उच्चारण की दृष्टि से ऋस्व और दीर्घ स्वर का अंतर महत्वपूर्ण है। ऋस्व के स्थान पर दीर्घ और दीर्घ के स्थान पर ऋस्व का उच्चारण करने तथा लिखने के से अर्थ का भेद हो जाता है। जैसे ए आ, ये तो छोटा है, ये बड़ा है। ई छोटी है, ई बड़ा है। ये ऋस्व किसे कहते हैं? छोटे को कहते हैं। दीर्घ किसे? बड़े को कहते हैं। ऊ छोटा, दीर्घ ये बड़ा। तो जैसे बन, ए की मात्रा है और इसमें दीर्घ है, जो बान, कम काम, कल काल। जैसे कै का हो गया, कै का, बै का बा। अब दिन में दिन, और इसमें दीर्घ कैसे हो? दीन, गरीब। मिल यानी मिलना, और मील यानी आटा मील, तेल की मील। ये पिटना, पिटना और पिटना, खुद पिट जाना और पीटना, दूसरों को पीटना। कुल यानी योग, कुल यानी किनारा। सूत पुत्र, और सूत यानी सूत। लूटना, खुद लूट जाना, और लूटना किसी को रोबरी करना, लूटना। तो विद्यार्थियों, ये हमने स्वरों के बारे में पढ़ा, वर्ण विचार के बारे में पढ़ा। और वर्ण विचार में हमने स्वर देखे, स्वर की मात्राएं क्या होती हैं। अनुस्वार, विसर्ग, ये अनुस्वार का चिन्ह है, ये विसर्ग का चिन्ह है। और कै, च, ट, त, प, वर्ग, अंतस्थ, उसमें देखे। घृत स्वर देखे, घृत यानी ग्रहण की हुई है, फै या रेफ लगा हुआ है। और संयुक्त व्यंजन देखे, कै और स से बना है, तय रै से बना है, जय ये से बना है ना। और स्वर क्या है? स्वर ये है। और स्वरों का हम भेद पढ़े, ऋस्व और दीर्घ यानी छोटे और बड़े स्वर पढ़े, मूल स्वर और दीर्घ स्वर। तो आशा है कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, और ये आपके पढ़ने की प्रथम सफलता की सीढ़ी है। जिन विद्यार्थियों को स्वरों का और व्यंजनों का जितना अधिक ज्ञान होगा हिंदी भाषा में, उसकी हमेशा के लिए उतनी ही पकड़ मजबूत होती जाएगी। तो सभी विद्यार्थियों से आशा है कि इस वीडियो को बार बार देखेंगे और अपने ज्ञान को बढ़ाएंगे। नमस्कार, शेष बातें अगले वीडियो में।